हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी गुप्ता और आज हम अगस्त का इन्वायरमेंट का करंट अफेयर रिवाइज करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इन्वायरमेंट के करंट अफेयर की सीरीज चालू की है जुलाई से लेके अभी दिसंबर तक की, जो आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, CSIR हो या PCS हो या फिर UPSC हो, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हम जब करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं तो हम इजीली स्टार्ट तो कर लेते हैं पर एंड तक नहीं पहुंच पाते हैं, होता है नहीं पहुंच पाते हैं। पर मुझे आपको एक्चुअली इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है कि जो हम ये मैगजीन कवर कर रहे हैं विजन की करंट अफेयर की, इसके लास्ट के 4-5 पेजेस में क्या होता है ना, न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट ओनली, जिसमें कॉन्क्रीट और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी हुई है। लिमिटेड 4-5 लाइन्स में दी हुई है, बट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस आने वाले हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होने वाली है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी देखो, मैं अगस्त ही आपसे डिस्कस करूंगी इस सेशन के अंदर, एंड इसमें 2023 में होने वाले जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स या डेज रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ ओवरशूट डे, प्लास्टिक ओवरशूट डे, ये फर्स्ट टाइम है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और न्यूज़ इन शॉर्ट्स यही इन्फॉर्मेशन कवर कर रहा होता है। सो गाइज प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपका फैक्चुअल क्वेश्चन ना गलत हो, एंड आई नो फैक्चुअल क्वेश्चन हर पेपर में एक आध होता ही है, आप चाहते हो नहीं गलत हो, सो प्लीज़ स्टे इन ट्यून्ड इन द वीडियो एंड प्लीज़ 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 ये न्यूज़ इन शॉर्ट्स वाला पार्ट्स प्लीज़ स्किप मत करना, इसे ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो फटाफट से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। ठीक है, क्या हुआ है कि जो भी 7th असेंबली है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की, उसने रेटिफाई किया है एंड लॉन्च किया है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड को। एक्चुअली ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, हम थोड़ा सा अगर रिवाइंड करें तो आपको याद होगा कि हमने UNCBD के बारे में पढ़ा था। ठीक है, UNCBD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि इसकी COP या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है हर 2 साल में। तो अभी इसकी लेटेस्ट हुई थी COP 15, जिसके अंदर ये टॉपिक आया था ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये भी हम पढ़ेंगे क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि COP 15 ना 2 फेजेस में हुई थी। फेज 1 जो एक्चुअली वर्चुअली हुआ था क्यूमिंग चाइना में, एंड फेज 2 जो 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। दैट्स वाई जो GBF है इसे बोलते हैं क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, बिकॉज इट वॉज एक्चुअली चेयर्ड बाय चाइना एंड होस्टेड बाय मॉन्ट्रियल या कनाडा। ठीक है, अब आते हैं कि ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो टर्म आई है ये है क्या। एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ अ एग्रीमेंट और समथिंग दैट आप ये बोल सकते हो कि ये एड्रेस करेगा जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है हमारा। ठीक है, और ये इकोसिस्टम को रीस्टोर करने में हेल्प करेगा, इंडिजिनियस राइट्स जो हैं लोगों के, लोकल कम्युनिटी के, उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसकी एक चीज जो हमें याद रखनी है, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। ओके, सेकेंड थिंग, इट रिप्लेस IG बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जो एक्सपायर होने वाले थे 2020 में। ठीक है, एंड फोर्थ चीज क्या है कि ये इसने सेट आउट करे हैं 4 गोल्स 2050 के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स जो हमें 2050 तक अचीव करने हैं, एंड 23 टारगेट्स जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसके 4 लॉन्ग टर्म गोल क्या है। फर्स्ट गोल इज टू होल्ड ह्यूमन इंड्यूस स्पीसीज एक्सटेंशन। देखो, हमें रोकना है जो भी ये ह्यूमन इंड्यूस स्पीसीज हैं या जो नॉन नेटिव स्पीसीज हैं, एक्सक्लूसिव स्पीसीज हैं, उनका जो एक्सटेंशन हो रहा है उसे रोकना है। दूसरा, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। यार ये तो हम CBD में कल से ही बात कर रहे हैं कि जो इक्विटेबल शेयरिंग है ना बेनिफिट्स का, जो जेनेटिक रिसोर्सेज के बेनिफिट है उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। ये हम CBD में हम बात कर जा रहे हैं। CBD हम इतनी बार पढ़ चुके हैं ना, यू शुड बी नो, लाइक इतनी बार क्वेश्चंस आएगा, अब इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज हमने जुलाई में भी बात करी है CBD के बारे में, कैसे वो आई है उसका आप जुलाई वाले सेशन में देख सकते हो, प्रॉपर डिटेल में हमने बात करी है। एंड देन अब हम इसकी COP के बारे में, लेटेस्ट COP के बारे में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड टारगेट क्या है, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑब्वियसली यार हम पूरे बायोडाइवर्सिटी में यही बात कर रहे होते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज हो। फोर्थ इज क्लोजिंग द बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप ऑफ $700 बिलियन पर ईयर। लाइक जो बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप क्रिएट हुआ है ना बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स इंटरवेंशंस, गवर्नमेंट्स हार्मफुल पॉलिसीज, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है और उसको रीस्टोर करने में जो फाइनेंस गैप क्रिएट हो रहा है, उसे हमें क्लोज डाउन करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट की टारगेट्स हैं, जो 23 एक्शंस हमें लेने हैं 2030 तक, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले आ जाते हैं 30% ऑफ लैंड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ, इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है।
30% ऑफ लैंड, इनलैंड वाटर, मरीन, कोस्टल इकोसिस्टम विल बी प्रोटेक्टेड बाय 30। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 30/30 डील। 30% ऑफ लैंड जो है हमारा, इनलैंड वाटर, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है 2030 तक। दैट्स कॉल्ड 30/30 डील एंड 30/30 टारगेट और 30/30 गोल। ये आने के चांसेस इसलिए भी बन जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 30/30 टारगेट किस फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, या किस कन्वेंशन से रिलेटेड है, UNCBD से रिलेटेड है, या किस COP में लिया गया था, COP 15 में लिया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, 30/30 डील। सेकेंड थिंग इज रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज बाय 2050। देखो, invasive alien species are those species that are not native to the area. These are non-native species जो बाहर से लाई गई हैं, बट क्या करती हैं, मान लो ये स्पीसीज आ गई, what they will do is कि वो ब्रीड करेंगी, कल्टिवेट करेंगी एंड देन वो कॉलोनाइज कर लेंगी इन्वायरमेंट को, और समहाउ वो कुछ ना कुछ हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट भी कर सकती है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है बायोडाइवर्सिटी पे, तो उनके रेट ऑफ इंट्रोडक्शन को रिड्यूस करना है। थर्ड इज कटिंग ग्लोबल फूड वेस्ट बाय हाफ। ऑब्वियसली ग्लोबल फूड वेस्ट जो हो रहा है उसे हाफ लाना है। ठीक है, रिड्यूस करना है जो बायोडाइवर्सिटी की वजह से बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट एरिया लॉस हो रहे हैं उसे जीरो पे लाना है। ठीक है, एनुअल हार्मफुल गवर्नमेंट जो हार्मफुल सब्सिडीज निकाल देती हैं उन्हें रिड्यूस करना है बाय $500 बिलियन। इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करना है बायोडाइवर्सिटी फंडिंग गैप के लिए अप्रॉक्स $200 बिलियन इन अ ईयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट की टारगेट्स है, वैसे तो 23 टारगेट्स हैं इसके अंदर, बट दीज आर सम इंपॉर्टेंट टारगेट्स जो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम टॉपिक पे कि टॉपिक क्या चल रहा था। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को सक्सेसफुल करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लेके आए हैं, या हम नहीं एक्चुअली 7th असेंबली लेके आई है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। ठीक है, इसका गवर्नेंस कैसे होगा, इसकी काउंसिल बनाई गई है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे 16 फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, देन वी हैव 14 फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, 2 members फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन। ठीक है, डिसीजंस जो होंगे वो कंसेंसस के बेस पे लिए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक जो है वो इनवाइट किया गया है एज अ ट्रस्टी ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। ये फंड किस तरीके से है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट फंड है, लीज डेवलप कंट्री फंड है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, जैसे ये फंड है इसी टाइप से इस फंड को बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद फंड एलोकेशन किस टाइप से कि 20% ऑफ द फंड जो है वो इंडिजिनियस लेड इनिशिएटिव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होगा। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए होगा। प्रायोरिटाइज करेंगे हम स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को। ठीक है, लीज डेवलपिंग कंट्रीज को। सोर्स क्या होंगे फंडिंग के, ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स होंगी, फिलैंथ्रोपिस्ट होंगे, प्राइवेट सेक्टर होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, एक नया सोर्स ऑफ फंडिंग आया है ये जो रोक रहा है और बायोडाइवर्सिटी को रिवर्स करने में हेल्प करेगा 2030 तक। प्रॉमिस इसने दिया है इंडिजिनस पीपल को। देखो, इसने ना इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, उनके राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया है। क्यों, क्योंकि 25% ऑफ अर्थ सरफेस जो है ना और ओशियन एरिया वो एक्चुअली मैनेज किया जाता है इंडिजिनस पीपल के द्वारा, वहाँ के लोकल कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, और ये जो एक्चुअल एरिया है ये अर्थ की बायोडाइवर्सिटी का 80% एरिया है, इसलिए इन्होंने उनके राइट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें याद रखनी है कि जो हमारा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ये एक्चुअली अलाइन है 3 SDGs से, 3 UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। पहला है गोल 13 ऑफ क्लाइमेट एक्शन, देन गोल 14 ऑन लाइफ बिलो वाटर, देन गोल 15 ऑन लाइफ ऑफ लैंड। ठीक है, मैं फिर रिवाइज करा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। व्हाट इज दैट कि जो हमारे गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो अलाइन कर रहे हैं, 3 गोल्स अलाइन कर रहे हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से। पहला गोल 13 ऑन क्लाइमेट एक्शन, गोल 14 ऑन लाइफ बिलो वाटर एंड गोल 15 लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन देखो, इस समय नीड क्या है कि जितनी भी कंट्रीज हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो इमीडिएटली कॉन्ट्रीब्यूट करें GBFF में, जिससे कि वो फुल्ली ऑपरेशनल हो और वो अपने टारगेट जो उसने सेट किए हैं मॉन्ट्रियल में उन्हें कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट थिंग इज, एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, ये स्टैब्लिश हुई थी 1991 में और ये एक्चुअली एक फंड है, मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल फंड है। व्हाट इट इज, इन्वायरमेंटल फंड, जो अचीव करने में हेल्प करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट बेनिफिट्स को। फाइनेंशियल मैकेनिज्म है ये
और प्रोवाइड कराता है, ये ग्रांट कराता है फंड्स को, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को फंड्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। 4 फोकल एरियाज, 4 ही फोकल एरियाज में ये फंड प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग कंट्रीज को, दैट इज क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटर्स एंड ओजोन डिप्लीशन। क्या क्या, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटर्स एंड ओजोन डिप्लीशन। इसकी कुछ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हैं जो आपको याद रखनी है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज की कुछ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, दैट इज वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या क्या है, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। देन हम बात कर लेते हैं कि ये भी हमें याद रखना है कि जीएफ जो है वो फाइनेंशियल मैकेनिज्म किस किस कन्वेंशन के लिए, याद रखना, इट इज़ अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म, मतलब ये फंड्स प्रोवाइड कराता है 5 कन्वेंशंस को, ठीक है। वी हैव 5 कन्वेंशंस। फर्स्ट इज सीबीडी, आर फेवरेट। मैं बता रही हूँ सीबीडी को तो अच्छे से घोट के पी जाना कि सीबीडी कहाँ से हुआ है। जुलाई में भी मैंने बताया है, अभी अगस्त वाले में भी हमने रिवाइज किया इसकी सीओपीज, एक बार और इसकी इंपॉर्टेंट सीओपीज देख लेना। उसके बाद क्या क्या उसमें हमने चूज़ किए, जैसे कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आया है हमारा, सीबी को अच्छे से घोट के भी जाना, ठीक है। अब हम फाइनेंशियल में 5 कन्वेंशंस की बात कर रहे थे, किस किस में ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है, सीबीडी में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, देन हमारा फेवरेट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है। इसकी भी सीओपी हुई है इस साल, वो भी हमारे नेक्स्ट सेशन में आएगी, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। ये बात के जो दोनों हैं वो जैसे जैसे आते जाएंगे, ये अभी तो वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। जैसे कि मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, ये भी इसी सेशन में आएगा और हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये न्यूज़ इन शॉर्ट्स में आने वाली न्यूज़ है, ठीक है। फिफ्थ इज एक्चुअली यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD, ठीक है। ये 5 कन्वेंशंस को फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। लर्न विद मी, फर्स्ट इज सीबीडी, यूएन कन्वेंशन ऑन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, देन UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, देन स्टॉकहोम कन्वेंशन, देन UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, एंड देन मिनामाटा कन्वेंशन। ओके, 5 हैं हमारे जिन पे ये हमें फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। देखो GAF जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये डायरेक्टली तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से लिंक नहीं है, बट ये इसके इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट करता है। GF की असेंबली एवरी 3 to 4 ईयर्स में रिव्यू करती है अपनी जनरल पॉलिसीज को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, अनरेगुलेटेड टूरिज्म इन इंडियन हिमालयन रीजन। यार ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, लाइक इतने डिजास्टर्स इवेंट हुए हैं 2023 में जो इस टॉपिक को वापस से हाईलाइट कर देते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान प्रिपेयर करने के लिए, जिससे कि हम चेक कर सकें जितनी भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं इंडियन हिमालयन रीजन में, ठीक है। तो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पे, उसने हाईलाइट किया है कि सबसे पहले तो ट्रिमेंडस इंक्रीज जो हो रहा है टूरिस्ट एक्टिविटीज़ में, वो लेड कर रहा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। बिकॉज इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज टूरिज्म हो रहा है, टूरिज्म ज़्यादा आ रहा है तो मास वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से उनके लिए वी नीड्स होम स्टेज, वी नीड्स गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सो दैट्स वाई इलीगल कंस्ट्रक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। अगर हम स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी, अगर उनकी हम नेचुरल वल्नरेबिलिटी देख लें इंडियन हिमालयन रीजन की, तो सबसे पहले तो जियोफिजिकल आ जाती है, बिकॉज हिमालयाज आर टेक्टोनिकली एक्टिव, बिकॉज दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड एंड सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स, जैसे कि अंडर कटिंग बाय रिवर करंट्स, जैसे जो हमारी रिवर्स है उनके बहने से जो कटिंग हुई है उन एरियाज की, कौन कौन सी, जैसे अलकनंदा, भगीरथी, मंदाकिनी, इन रिवर्स के बहने से जो कटिंग हुई है आपके रॉक्स की, वो एक्चुअली उन्हें क्रिएट कर रही है। उसके बाद हिल वॉशिंग हो रहा है पर्कोलेशन ऑफ वाटर की वजह से। देखो हिल वॉशिंग मतलब क्या, जो इरोजन हो रहा है ना रॉक के ऊपर से सॉइल का, वो जो एरिया क्रिएट कर रहा है, वाटर, इंटेंस वाटर की वजह से जो इरोजन हो रहा है, इंटेंस वाटर लाइक क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो इंटेंस वाटर आ रहा है, रेन की वजह से, मेल्टिंग ऑफ स्नो की वजह से जो इंटेंस वाटर आ रहा है और सॉइल इरोजन हो रहा है रॉक्स से, वो एक्चुअली क्या रिजल्ट कर रहा है, लैंड सब्सिडेंस में, जैसा कि हमारे जोशीमठ उत्तराखंड में हुआ है अर्लियर इसी ईयर में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है एग्रीकल्चर की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एवलांचेस आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ठीक है। नेचुरल फ्लो जो रोका जा रहा है वाटर का, वेरियस हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बना के, जैसे कि टेरी डैम पे बनाया था टेरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में,
उसके बाद लास्ट तो है ही कि जो टूरिज्म राइज हो रहा है, लाइक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, IHR रिकॉर्ड करता है 100 मिलियन टूरिस्ट एवरी ईयर, एंड नंबर जो है वो एक्सपेक्ट इंक्रीज होने वाला है, एक्सपेक्ट जो किया जा रहा है 240 मिलियन बाय 2025। सोच लो कितना प्रेशर ये रिसोर्सेज पे पुट करने वाला है। नीति आयोग के अकॉर्डिंग ना टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है 10% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैनी स्टेट में, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा, असम। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या हैं टूरिज्म की वजह से ही जो इंडियन हिमालयन रीजन में हो रहा है? पहला, वेस्ट जनरेशन। नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 की टूरिज्म जो है ना इंडियन हिमालयन रीजन में वो जनरेट करता है 8.395 टन्स पर ईयर ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, उसके बाद चैलेंज देख लेते हैं फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। ऑब्वियसली जो लॉस हो रहा है नेचुरल फॉरेस्ट कवर का बाय वेरियस जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की वजह से, अकोमोडेशन की वजह से नेचुरल फॉरेस्ट कवर जो लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लैंडस्केप पे आ जाते हैं। जो ट्रेडिशनल इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे रिप्लेस किया जा रहा है इनएप्रोप्रिएट डेंजरस कंस्ट्रक्शन से। सीजनेबिलिटी ऑफ टूरिज्म की बात करें तो देखो टूरिज्म भी हाईली फ्लक्चुएटिंग है। कुछ सीजन्स क्या होता है, ओवर क्राउडिंग होती है, लाइक सर्विसेज की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है वहाँ के उस पर चैलेंजेस क्रिएट करता है ये हमारे इंडियन हिमालयन रीजन में। उसके बाद सोशो कल्चरल, ऑब्वियसली मास टूरिज्म की वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इरोड हो रही हैं। ठीक है, अगर मैं देखूँ कि इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं सस्टेनेबल टूरिज्म को, भाई अब क्या है, इतने चैलेंजेस है तो वी नीड समथिंग ना, कि वी नीड कि हम सस्टेनेबल टूरिज्म करें। तो व्हाट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट? देखो, पहला है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, जिससे कि हम इंडियन टूरिज्म सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखें, हम बहुत मोर रेजिलियंट, मोर कार्बन न्यूट्रल टूरिज्म को प्रोवाइड करें। देन वी हैव स्वदेश दर्शन 2.0, जिसका विजन भी यही है कि सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हो। देन वी हैव स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका काम क्या है कि वो अलाउ करती है पीपल को रिपोर्ट करने के लिए कोई भी हाइजीनिक इश्यूज जो उन्हें टूरिस्ट प्लेस पे फील होते हैं। वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं, हम प्लानिंग कर सकते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम मल्टीलेटरल एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करे। ठीक है, और ये जो हो सकता है ये एक्चुअली लोकल कम्युनिटी के पार्टनरशिप के थ्रू हो सकता है। फिर हम पॉलिसीज ला सकते हैं ऐसी जो जीरो वेस्ट को प्रमोट करें, जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। हम इन्वायरमेंटल ऑडिट कर सकते हैं टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स की, किसके बेस पे, इन्वायरमेंटल एफिशिएंसी के बेस पे। उसके बाद हम सर्टिफिकेशन सिस्टम ला सकते हैं, हम इको लेबलिंग कर सकते हैं टूरिज्म वेंचर्स की, किस बेसिस पे, इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स के बेस पे। हम क्या बोलते हैं, हम एक्टिव मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हम पब्लिक रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उन्हें हम सिंक कर सकते हैं SDG टारगेट्स के साथ। हम क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम ग्रीन सेस ले सकते हैं। ठीक है, फॉर ग्रीन सेस ले सकते हैं। ग्रीन सेस क्या है एक्चुअली, ग्रीन सेस क्या है, जो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है किस लिए, इन्वायरमेंटल पर्पस के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी रेवेन्यू टैक्स से आ रहा है गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट यूज़ करेगी इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर के लिए, बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिकवर करने के लिए। इस टाइप से हम ग्रीन सेस बना सकते हैं। ठीक है, एंड देन हम स्मार्ट माउंटेन टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं देखने में कि आप कहाँ इफेक्टिव प्लानिंग करने के लिए। हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, लाइक हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, हम सेंसिटाइज हो सकते हैं थ्रू मीडिया कैंपेन के थ्रू टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर्स। सो इट्स अबाउट दैट। नेक्स्ट इज वाटर ट्रेडिंग। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो भी आया है, अभी नहीं आया, काफ़ी टाइम हो गया बाहर कंट्रीज़ में आए हुए, बट ये अभी वापस न्यूज़ में है। रिसेंटली क्या हुआ है कि नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, किस पे, वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म टू प्रमोट द रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर। ठीक है, अब एक्चुअली वाटर ट्रेडिंग क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं। वाटर ट्रेडिंग से मतलब क्या है, वाटर मार्केट मैकेनिज्म जिसमें हम वाटर को एज अ कॉमोडिटी यूज़ करेंगे रादर देन अ पब्लिक गुड। मतलब उसको एज अ प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं, आप उसे एज अ पब्लिक गुड यूज़ नहीं करने वाले, आप उसका ट्रेड कर सकते हो उस मार्केट में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक वाटर कंपनी है, उसे वो अपने वाटर से क्रिएट करने की बजाय क्या कर सकती है, किसी थर्ड पार्टी से पानी खरीदेगी और उसे यूज़र को बेच देगी। इट्स लाइक अ मार्केट सिस्टम कि हमने मान लीजिए एक इंडस्ट्री का अनट्रीटेड वाटर है, उसको ट्रीट किया और एक सेकेंड उसने खरीद लिया एंड देन उसको सेल कर दिया थर्ड को। दिस इज काइंड ऑफ अ मार्केट। ठीक है, क्या क्या एलिमेंट्स है, एक तो वाटर की ऑनरशिप,
वाटर का एंटाइटलमेंट जो ट्रांसफर होगा, और वाटर रीयूज के सर्टिफिकेट जो एक ट्रेडेबल परमिट की तरह होंगे। ठीक है। अच्छा, वाटर ट्रेडिंग सिस्टम में क्या होगा कि वाटर्स ना कुछ सेक्टर्स को इंक्लूडिंग आपके रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया जाएगा, यानी उनको रजिस्टर किया गया है, रजिस्टर करा जाएगा और इंडिविजुअल टारगेट दिए जाएंगे वाटर को रीयूज करने के लिए। ठीक है। वाटर यूजर्स जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स होंगे वो उन्हें ओपन मार्केट में बेच सकते हैं और उस गैप को ब्रिज कर सकते हैं जो वेस्ट वाटर को रीयूज करके हो सकता है। ठीक है। नीड क्या है वेस्ट वाटर को ट्रीट करने की वाटर ट्रेडिंग के थ्रू? एक तो जो अर्बनाइजेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, लाइक 40% ऑफ अर्बन वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड इन इंडिया, इवन वो रीयूज नहीं होता। ठीक है। अनइक्वल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक इंडिया रिसीव मोर देन 80% ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग ओनली 4 months। ठीक है। कुछ टाइम सूखा पड़ा रहता है, कुछ टाइम लाइक हम 80% रेनफॉल सिर्फ 4 महीने में ही ले लेते हैं। सो वी नीड वाटर इन दैट ड्रॉट टाइम। प्राइवेट हैंड्स इन वाटर मैनेजमेंट, बिकॉज प्राइवेट हैंड्स भी ओपन हो सकते हैं वाटर मैनेजमेंट में। हमने पहले भी नेशनल वाटर पॉलिसीज बना रखी हैं 2002-2012 में, जो प्राइवेट हैंड प्रपोज करती हैं कि वाटर मैनेजमेंट में आए, जिससे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम एम्फेसिस कर सकें। वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली, लाइक 80% ग्लोबल वेस्ट वाटर जो होता है वो वाटर बॉडीज में अनट्रीटेड ही चला जाता है। यूएन वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्या बोला मैंने, यूएन वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80% ऑफ ग्लोबल वेस्ट वाटर जो है वो वाटर बॉडीज में अनट्रीटेड ही चला जाता है। देन एक और चीज यूएन वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट बताती है कि 80% ऑफ पीपल लिविंग अंडर वाटर स्ट्रेस इन एशिया। 80% लोग वाटर स्ट्रेस में रह रहे हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट चाइना में और इंडिया में। ठीक है। उसके बाद क्या बात होती है कि लो वाटर यूज एफिशिएंसी इन इंडियन एग्रीकल्चर, लाइक 89% ऑफ जो ग्राउंड वाटर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो इरीगेशन के लिए यूज होता है, जैसे कि पैडी क्रॉप्स के लिए, शुगर क्रॉप्स के लिए, जो कंज्यूम करती है मोर देन 60% ऑफ इरीगेशन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता भी होना चाहिए। इंडिया इज ऑल्सो अ वर्चुअल नेट एक्सपोर्टर ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब ये एक चीज आई कि इंडिया जो है लार्ज वर्चुअल नेट एक्सपोर्टर है वाटर का। ये नेट एक्सपोर्टर तो हमें पता है कि हम नेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं पानी को, ये वर्चुअल नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? वर्चुअल नेट एक्सपोर्ट से हमारा क्या मतलब है कि वर्चुअल वाटर इज द हिडन वाटर इन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोसेस पीपल बाय एंड यूज एवरी डे। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है कि मान लीजिए आपने राइस की क्रॉप उगाई, ठीक है, आपने उसे बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, मान लो, ठीक है। अब जब ये वाटर को, ये चावल को उगाया गया था तो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम हुआ था, लाइक लॉट ऑफ वाटर। आई थिंक राइस सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है जब ग्रो होता है, ठीक है। तो ये जो वाटर है ना, ये भी हमारा एक्सपोर्ट हो गया है चाइना को, बिकॉज इतना वाटर यूज हुआ है उस राइस को उगाने में। तो ये जो हिडन वाटर हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, इसे हम बोल रहे हैं वर्चुअल वाटर, द हिडन वाटर दैट इज एक्सपोर्टेड, ठीक है। चैलेंजेस पे आ जाते हैं हम। चैलेंजेस क्या हैं? प्राइस फिक्स करना, ऑब्वियसली सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करेंगे, फिर सप्लाई करेंगे फार्म फील्ड्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, विच विल इन्वॉल्व कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, और जो कॉम्पिटिटिव नहीं है नेचुरल कॉस्ट, बिकॉज नेचुरली तो फ्रेश वाटर का कॉस्ट होता ही नहीं है, हमें यूजुअली ऐसे ही मिल जाता है, तो वो उससे कॉम्पिटिशन कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एट सब्सटेंशियली लोअर समटाइम एट नो कॉस्ट। स्टोरेज पे बात आ जाती है। देखो, वेस्ट वाटर जो है जब हम उसे ट्रीट करेंगे तो जनरेशन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा एंड ट्रीटमेंट भी कंटिन्यूस होगा, तो डिमांड जरूर नहीं है, कभी होगी कभी नहीं होगी, तो वी नीड स्टोरेज फॉर दैट वाटर। ये भी एक चैलेंज है। देन क्रिएशन ऑफ डिमांड या आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिमांड। देखो, ये ट्रेडेबल कमोडिटी की तरह हम यूज करेंगे वाटर को, तो जरूरी नहीं है उसकी डिमांड हो। पीपल आर इंटरेस्टेड और पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। लाइक सप्लाई भी अश्योर होनी बहुत जरूरी है कि लाइक प्लांट का मेंटेनेंस हो, डिसरप्शन ना हो, क्वालिटी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, एक अश्योर्ड सप्लाई हो, ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। देन वाटर जो है वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। अगर हम इंडिया में बात करें, वाटर को ना तो लोग कमोडिटी की तरह मानेंगे, ना ही उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, सीरियसली, बिकॉज ड्यू टू कंसिडरिंग वाटर इज एन एसेंशियल एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। तो हम वे में क्या कर सकते हैं, लाइक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? हम सबसे पहले इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिनके पास स्टेचुटरी पावर्स होंगी, जो वाटर एलोकेशन और उनके प्राइसेस को डिटरमाइन करेंगी। टुडे आज ना 12 स्टेट्स हैं इंडिया में जिन्होंने ऑलरेडी एक्ट इनैक्ट किए हैं, एक्ट जो बनाएंगे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, पर दे मोस्टली हैव द पावर टू सिर्फ वाटर को टैरिफ को रेगुलेट करने की है, बट स्टिल
12 states हैव इनेक्टेड एक्ट्स टू फॉर्म इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। हम एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को बनाया जा सकता है, जो रीयूज टारगेट्स को फिक्स करें, नॉर्म्स को फाइनलाइज करें, ठीक है। फिर हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, म्यूनिसिपल यूनिट्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे हम ट्रीटेड वेस्ट वाटर को रीयूज़ कर सकें। हम साइट स्पेसिफिक प्लान बना सकते हैं रीयूज़ करने के लिए, हम मॉनिटर कर सकते हैं, हम सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं, हम वाटर न्यूट्रलिटी की तरफ वर्क कर सकते हैं, बिकॉज वाटर न्यूट्रलिटी एडवोकेट करता है कि जो टोटल वाटर डिमांड है शुड बी सेम आफ्टर अ न्यू डेवलपमेंट इज बिल्ट। लाइक जितनी नई डेवलपमेंट के बाद भी वाटर डिमांड उतनी ही रहनी चाहिए। वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर हम देखें वाटर ट्रेडिंग में ऑलरेडी हो रही हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में हम बात करें तो मुरे डार्लिंग बेसिन ने प्रूव किया है कि वाटर ट्रेडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू यूज वाटर इन एफिशिएंट मैनर, ठीक है। उसके बाद स्पेन में का जो वाटर मार्केट है वो एक्सचेंज करता है उन बेसिन्स से जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी है। साउथ अफ्रीका भी मोस्ट एडवांस्ड वाटर फ्रेमवर्क में है वर्ल्ड के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का जो यूजेज होता है, जो एक्चुअली हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वाटर क्राइसिस एग्रीकल्चर में बाय क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। कैसे? देखो, ये जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ये फोकस करता है कि जो वन क्रॉप का रीजनल डोमिनेंस है उसे हटा के हमें मल्टी क्रॉपिंग पे जाना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, हमें क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि जो इंक्रीजिंग डिमांड है सीरियल्स की, पल्सेस की, फ्रूट्स की, वो उससे पूरी हो पाएगी। हमें नंबर ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन की एडिशन की बात करें तो इससे क्या होगा, सॉइल हेल्थ इंक्रीज होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। और क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम्स, जो कि एक सब स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की, जो ओरिजिनली ग्रीन रिवॉल्यूशन में आई थी। उसके बाद गवर्नमेंट एमएसपी का यूज़ कर रही है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एनकरेज करने के लिए टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। स्पेसिफिकली इकोनॉमिक सर्वे 2022 में इसकी बात करी गई है। स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स हैं, ठीक है, जो फार्मर्स को पे कर रही हैं कि वो पैडी से स्विच करके अदर क्रॉप्स में आए। फाइनेंस इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं फार्मर्स को कि वो डायरेक्ट सीडेड राइस को यूज़ करें जो लेस वाटर को कंज्यूम करेंगी। जैसे कि सिग्निफिकेंस देखें तो हरियाणा में इन इनिशिएटिव्स ने 31,500 करोड़ लीटर ऑफ वाटर सेव किया है और 72,000 एकड़ ऑफ लैंड अंडर डायरेक्ट सीडेड राइस आ चुकी है, ठीक है। पैडी इज़ नॉट अ नेचुरल क्रॉप, बिकॉज पैडी नेचुरल क्रॉप नहीं है हरियाणा पंजाब में। मोनोक्रॉपिंग पैटर्न जो है वो एक्चुअली रिसोर्स यूज एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। उसके बाद कंसर्न क्या क्या है, कंसर्न लाइक देखो, ये हार्म करेगा फार्मर की इनकम को, इंडिया की फूड सिक्योरिटी को। नेट रिटर्न टू फार्मर जो होगा वो कम आएगा। लाइक ऑब्वियसली पैडी ज़्यादा फेवरेट है ग्रीन रिवॉल्यूशन बेल्ट में, मेज से ज़्यादा वो रिटर्न देती है फार्मर को। ऊपर से अवेयरनेस की कमी है अभी फार्मर्स की वे में कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023। सबसे पहले समझते हैं कि एक्वाकल्चर क्या होता है। देखो, एक्वाकल्चर से मतलब है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे कि हमारी फिशेज, देन वी शेल फिश और देन वी हैव एल्गी एक्सेट्रा। ये जो हमारा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ये एक कंट्रोल्ड एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, ठीक है, कल्टीवेशन हो उसका कमर्शियल पर्पस के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए, इट्स काइंड ऑफ अ फॉर्मिंग इन वाटर। बात कर रहे हैं कि खेती हो पानी के अंदर एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, ठीक है। रिसेंटली इसको अडॉप्ट किया गया है जो 2005 के एक्ट को अमेंड करके, ठीक है। थोड़ा सा पहले डेटा ले लेते हैं फिशेज और एक्वाकल्चर के बारे में। हमारे इंडिया में हम थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग नेशन है वर्ल्ड में। हमने अभी अपना इंडिया का जो सी फूड एक्सपोर्ट है वो डबल कर लिया है 2013 से 2023 के बीच में। फ्रोजन श्रिम्प जो है हमारे यहाँ के टॉप पोजीशन में आते हैं मेजर एक्सपोर्ट सी फूड में आइटम के। यूएस जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टेड है इंडिया के सी फूड का, देन चाइना, देन यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये जो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2005 का था ये प्रोवाइड कराता था कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट, जो रेगुलेट करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ जो कनेक्टेड हैं कोस्टल एक्वाकल्चर से, ठीक है। इसका एम था प्रोटेक्ट करना कोस्टल एनवायरनमेंट को वाइल प्रमोटिंग द ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर, ठीक है। अगर कोस्टल एक्वाकल्चर हम डिफाइन कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कोस्टल एक्वाकल्चर मतलब कल्चरिंग कंट्रोल्ड कंडीशन इन पॉन्ड्स, पेन्स, एंक्लोजर, अदरवाइज कोस्टल एरिया में श्रिम्स की, प्रॉन्स की, फिशेस की, अदर एक्वेटिक लाइफ की। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इन सलीन और ब्रैकिश वाटर
बट डज नॉट इंक्लूड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। ये इंक्लूड करता है, कोस्टल एक्वाकल्चर इंक्लूड करता है सलीन और ब्रैकिश वाटर, बट ये फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। ऑल्सो फैसिलिटेट करता था कंटिन्यू ऑपरेशन कोस्टल एक्वाकल्चर का इस रेगुलेटरी जोन एरिया के अंदर, पेनलाइज करता था अनरजिस्टर्ड फार्म्स को प्रोहिबिटेड एरियाज में। और कोस्टल एक्वाकल्चर 2005 वाला जो है उसके अकॉर्डिंग 2005 में कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ श्रिम्प फार्मिंग के बेस पे थी, इसेंशली श्रिम्प फार्मिंग ही होती थी। नाउ जो नया फॉर्म आया है इन्वायरमेंटल कोस्टल एक्वाकल्चर का, उसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम बात करते हैं कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट जो हम बात कर रहे हैं 2023 का, इसने कोस्टल एक्वाकल्चर की डेफिनेशन को और ब्रॉडन कर दिया है। इसने सारी की सारी एक्टिविटीज़ कोस्टल एक्वाकल्चर की कवर करी हैं, रिमूविंग द एम्बिग्विटी एग्जिस्टिंग बिटवीन द फार्म्स एंड अदर कोस्टल एक्वाकल्चर्स। एडिशनल रोल जो है कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी का, एक तो स्टैंडर्ड फिक्स करना इनपुट एंड डिस्चार्ज के लिए एक्वाकल्चर यूनिट्स के, प्रोहिबिट करना कुछ इनपुट्स का यूज़ जो एक्चुअली इन्वायरमेंट को हार्म करेंगे, मॉनिटर और रेगुलेट करना, डीक्रिमिनलाइज करना और पेनल्टीज फिक्स करना अगर कोस्टल एक्वाकल्चर में इलीगल एक्टिविटीज़ कैरीड आउट हो रही हैं, ठीक है। कुछ सर्टेन एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ को सिर्फ उसी एरिया में रखना, देन प्रिवेंट करना एंटीबायोटिक्स और फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस को, क्योंकि वो ह्यूमन हेल्थ को हार्म कर सकते हैं कोस्टल एक्वाकल्चर में। बायो सिक्योरिटी को प्रमोट करना, ठीक है, जिससे कि जो इन्फेक्शियस डिसीज का ट्रांसमिशन मिनिमाइज हो सके। सिग्निफिकेंस क्या है इस अमेंडमेंट के, एक तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ करेगा कोस्टल एरिया की, अथॉरिटी को एम्पावर करेगा बिकॉज इंक्लूड करेगा सिर्फ पॉल्यूटर ही पे करे, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज करेगा, न्यू इन्वायरमेंट फ्रेंडली कोस्टल एक्वाकल्चर को प्रमोट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, डेवलप करेगा डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ को, इंप्रूव करेगा एक्सपोर्ट्स को। देखो हम अभी इतने डिटेल में नहीं जा रहे बिकॉज ये मेंस ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमारा फोकस है कि हम सारा कंसेप्चुअल वो कवर करें जो हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में फ़ायदा करे, ठीक है। सो व्हाट्स द इशू विद द एक्ट, इशू क्या है, इनफेक्टिव वर्क बाय कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, लाइक स्किल्ड मैन पावर की कमी होने की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से डिफिशियंसी हो सकती है, वर्क इन्फेक्टिव हो सकता है, कैग की रिपोर्ट ने ऐसा बताया है। उसके बाद इंटेंसिव प्रमोट करना इंटेंसिव कोस्टल एक्वाकल्चर को, उसका एडवर्स इम्पैक्ट भी हो सकता है, लाइक लैंड और वेल जो है सेलिनाइज हो सकते हैं, ठीक है, नेचुरल फ्लड वाटर ड्रेनेज हो सकता है। कंक्लूजन इज कि हम ये देखो अप्रोप्रिएट स्टेप है मॉडर्नाइज करने के लिए कोस्टल एक्वाकल्चर को नेशन में और हमें मेजर सी फूड एक्सपोर्टर बनाने के लिए, बट अभी नीड है बैलेंस करने की उस एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ को और इन्वायरमेंटल डैमेज को भी मिनिमाइज करने की। गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शंस ले रखे हैं एक्वाकल्चर को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जिसमें बॉडी बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच में जो मरीन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट को प्रमोट करे। ब्लू रिवॉल्यूशन लाया गया था फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर के लिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इंटेंसीफाई करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए इनलैंड फ्रेश फिशरीज एंड एक्वाकल्चर को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आता है एग्रो फॉरेस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है दैट वी आर टॉकिंग कि वी शुड ग्रो ट्री एंड श्रब्स विद द एग्रीकल्चर, ठीक है। क्या हुआ है, सेंटर ने रिलीज करी है एक शीट जो प्रमोट कर रही है एग्रो फॉरेस्ट्री को, जो प्रिपेयर करी गई है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के द्वारा। ये एक ऑटोनॉमस काउंसिल है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, टेक केयर करेगी फॉरेस्ट्री रिसर्च की, एजुकेशन की और नीड ऑफ द कंट्री की। न्यूज़ क्या है कि न्यूज़ ये है कि जो 36 स्पीसीज हैं इंक्लूडिंग बाम्बू वो स्वीटेबल हैं एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के लिए एंड होम गार्डन के लिए। इन 36 स्पीसीज में इंक्लूड करते हैं हम लुकेनिया, ल्यूकोसिफेला या बोल सकते हैं सुबबूल। सुबबूल जो है ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है, इन्वेजिव स्पीसीज पे हम बात कर चुके हैं, दैट आर नॉन नेटिव स्पीसीज, ठीक है। ये रिपोर्ट किया गया है एज अ वीड दैट कैन बी हार्मफुल, ठीक है, मोर देन 20 कंट्रीज में। किसके अकॉर्डिंग, IUCN के डेटाबेस के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। यूक्लैप्टस जो होता है इज कंसिडर इज हाईली वाटर इंटेंसिव। एग्रो फॉरेस्ट्री की हम बात कर लें, एग्रो फॉरेस्ट्री अभी मैंने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री टुगेदर। ये फोकस करता है इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द नेचर, ठीक है, जैसे कि क्रॉप, ट्रीज, लाइफ स्टॉक। एग्री फॉरेस्ट्री सिस्टम क्लासीफाई करेंगे जैसे एग्री सिल्वी कल्चर दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप एंड ट्रीज, सिल्वो पेस्टोरल
that is combination of pasture livestock plus trees. Agro silvopastoral, that is combination of crops, pasture and trees. Attributes क्या रहेंगे इसके? प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड अडोप्टेबिलिटी. ठीक है. सिग्निफिकेंस क्या है? फार्म प्रॉफिटेबिलिटी. ऑब्वियसली जब कॉम्बिनेशन होगा इन तीनों का एक साथ, वो ग्रेटर होगा कंबाइंड आउटपुट ऑफ ओनली वन कॉम्पोनेंट. ऑब्वियसली जब आप तीनों चीज ट्रीज, क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक को कंबाइन करके एक एरिया बना रहे हो, वो ऑब्वियसली ग्रेटर होगा एक अकेले एरिया के बड़े से आउटपुट के, एक अकेले क्या बोलते हैं आपके यूनिट के बड़े से एरिया की. देन वी हैव रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी. ऑब्वियसली ये जो होगा ये प्रिजर्व करेगा और प्रोटेक्ट करेगा नेचुरल रिसोर्सेज को बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, सॉइल ओरिजिन मैनेज करेगा, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को एस्टैब्लिश करेगा, इनपुट कॉस्ट को डिक्रीज करेगा. बिकॉज इनपुट कॉस्ट को कैसे डिक्रीज करेगा? जो हमारे मल्च और लीफ होंगी वो ही एज अ मैन्योर और बायोपेस्टिसाइड हो जाएंगी फ्रॉम ट्री कॉम्पोनेंट से. बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन होगी, बिकॉज जब हम कंबाइन करेंगे ट्री, क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक को, तो एक डाइवर्स इकोसिस्टम क्रिएट होगा जो ब्रॉड रेंज ऑफ स्पीसीज को कंजर्वेशन देगा. फूड सिक्योरिटी होगी बिकॉज ऑफ हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करेगा इंक्रीज डाइवर्सिटी की वजह से. फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा बिकॉज एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो कार्बन कैप्चर करेगा और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर सकता है. ठीक है. चैलेंजेस क्या है? एक तो सुपीरियर सीड वेराइटीज़ की शॉर्टेज, दूसरा ट्री इंटरफेयर करेंगे एग्रीकल्चरल याइल्ड के साथ, तीसरा इनसफिशिएंट रिसर्च. अभी रिसर्च सफिशिएंट नहीं है कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल है वो सुइटेबल है डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में और नहीं. लॉन्ग ट्री गेस्टेशन पीरियड रिजल्ट इन डिले इन इन्वेस्टमेंट रिटर्न. ऑब्वियसली जब गेस्टेशन पीरियड लॉन्ग होगा तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी डिले होगा. मार्केट मैकेनिज्म की कमी है. ठीक है. फिर बात करते हैं वे फॉरवर्ड क्या है स्केलिंग एग्रो फॉरेस्ट्री का, कि हम क्या कर सकते हैं? हम नए एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स को ना डिफरेंट क्लाइमेट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डेवलप कर सकते हैं. हम इंश्योर कर सकते हैं कि सर्टिफाइड प्लांटिंग मटेरियल फार्मर्स के पास अवेलेबल हो. हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं अभी लार्ज एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स पे. हम मार्केट एक्सेस बढ़ा सकते हैं फार्मर्स के लिए. हम इम्पैक्ट का असेसमेंट कर सकते हैं अभी कि एग्रो फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करने से क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं कि सोशल इम्पैक्ट और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं. हम सर्विसेज को एक्सटेंड कर सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें. ठीक है. उसके बाद गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए? पहला है सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, हर मेद पर पेड़ स्कीम जो 2016-17 में लाई गई थी ट्री प्लांटेशन को एनकरेज करने के लिए. फिर है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर, ये भी एग्रो फॉरेस्ट्री को इंक्रीज करने के लिए लाया गया था. देन नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी. ठीक है. देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्रेस्ड बायोगैस. कंप्रेस्ड बायोगैस पे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. वही पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने एक रिपोर्ट सबमिट की है रिकमेंड करते हुए किस सब्जेक्ट पे? रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस SATET सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, जो कि लॉन्च किया गया था 2018 में, जिसका ऑब्जेक्टिव है सेटअप करना कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स को और CBG को अवेलेबल कराना मार्केट में फॉर ऑटोमेटिव फ्यूल्स. ठीक है. बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है? बायोगैस प्रोड्यूस होती है एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास, या बायोमास का ब्रेकडाउन होना किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में. बायोमास का ब्रेकडाउन होना किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में. ठीक है. बायोमास जैसे कि एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, शुगर कैन प्रेस मड. ठीक है. CBG हमें कैसे मिलती है? क्या होता है कि जो बायोगैस होता है उसका प्योरिफिकेशन और कंप्रेशन होता है, क्योंकि जो बायोगैस में हाई मीथेन कॉन्टेक्ट होता है, मोर देन 90%, हाई कैलोरिफिक वैल्यू होती है 47 to 52 मेगा जूल पर किलोग्राम. अदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके कंप्रेस्ड बायोगैस के अंदर? वी हैव CO2 लेस देन 4%, हाइड्रोजन सल्फाइड लेस देन 16 पार्ट्स पर मिलियन, नाइट्रोजन लेस देन 0.5%, ऑक्सीजन लेस देन 0.5% एंड मॉइस्चर लेस देन 5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब. नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं टारगेट्स क्या है अंडर SATET. SATET इज व्हाट? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन. पहला टारगेट है 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बाय 2023. दूसरा टारगेट है 15 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस एंड 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ बायो मैन्योर. फुलफिलिंग और 4 पिलर्स. देखो इसका काम है, इसका जो इंटेंशन है वो है फुलफिल ऑल द 4 पिलर्स ऑफ आवर विजन ऑफ इंडियाज एनर्जी फ्यूचर. उन 4 पिलर्स को फुलफिल करना जो हमारे इंडिया एनर्जी फ्यूचर के एक विजन में आते हैं. क्या क्या? एनर्जी एक्सेस,
energy efficiency, energy sustainability, energy security. What it is? Energy access, energy efficiency, energy sustainability and energy security. चैलेंजेस वही, एक तो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज ऑब्वियसली बिकॉज वी हैव लिमिटेड टेक्निकल कैपेबिलिटीज म्यूनिसिपल बॉडीज में, हमारे पास मल्टीपल रेगुलेटरी अप्रूवल कराने पड़ते हैं वेरियस मिनिस्ट्री से, ठीक है. उसके बाद वी डोंट हैव अ सिंगल विंडो क्लियरेंस, मतलब आप यहाँ भागोगे देन यहाँ भागोगे, मल्टीपल जगह आपको अप्रूवल कराना पड़ता है, ये एक चैलेंज है. दूसरा, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट. अभी हमारे पास जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट था उसका डिसकंटिन्यूएशन हो गया है अप्रैल 2021 से, जिसकी वजह से वो नए और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट नहीं एक्सटेंड कर पा रहा है. फिर पीएसयूज के बीच में अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ऑयल पीएसयूज के बीच में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इन सीबीजी प्रोजेक्ट्स को सेटिंग अप करने के लिए, ठीक है. बायोमास सप्लाई चेन जो है वो भी लिमिटेड है, लाइक 30 से 40 दिन में ही आपको एग्रीकल्चरल फीड स्टॉक वो सब मिलता है, ठीक है. उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज है ऑब्वियसली, लाइक आपके जो डिफरेंशियल टैक्स स्ट्रक्चर हैं सीएनजी के और सीबीजी के अलग अलग स्टेट्स में, तो वो सिंक्रोनाइज करना वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. फिर अगर हम मार्केट पे बात करें तो अभी रूरल एरियाज़ में बायो सीएनजी के बहुत ही कम कंज्यूमर्स हैं बिकॉज सीएनजी व्हीकल्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है वहाँ पे, ठीक है. सीबीजी जो है वो एक डिज़ायर्ड रेट पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता बिकॉज 40 सीबीजी प्लान्स ही सेटअप हैं. अदर इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं सीबीजी को प्रमोट करने के लिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ बायो सीएनजी का एज अ फ्यूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नेशनल पॉलिसी लाई गई बायोफ्यूल्स पे, गोवर्धन स्कीम है. देन वी हैव सीबीजी प्रोजेक्ट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम. सीबीजी प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम में लाया गया है बाय द आरबीआई. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम्स क्या होती हैं? वो सेक्टर्स जो जिनको प्रायोरिटाइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि इन सेक्टर्स पे जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं, तो इनको फाइनेंस देना बहुत ज़रूरी है इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को, जो कि आरबीआई देती है. तो दीज आर एक्चुअली प्रायोरिटी सेक्टर्स लेंडिंग स्कीम्स. फर्टिलाइजर कंट्रोल करने के लिए, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए हमने ध्यान दिया है. हमने नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम्स निकाले बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. वे फॉरवर्ड क्या है? वी कैन हैव अ कोऑर्डिनेटिव मैकेनिज्म, जो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए रेगुलरली, उनके इश्यूज़ को इम्प्लीमेंट सॉर्ट करे. फाइनेंशियल असिस्टेंट हम बना सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव्स की तरफ. हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जो कंसल्ट करे ऑयल एंड गैस पीएसयूज से, ठीक है. हम फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो कनेक्ट करें सीबीजी प्रोडक्ट्स को सिटी के गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से. गवर्नेंस रिफॉर्म ला सकते हैं, जैसे कि हम सिंगल विंडो क्लियरेंस सबसे पहले कर सकते हैं जिससे कि आप फटाफट से अप्रूवल ले सकें एंड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें. हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं अर्बन लोकल बॉडी के लिए अंडर पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है. हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर बायोमेस का भार होता है, जिससे कि लोकल बायो एनर्जी इंडस्ट्री को अफोर्डेबल फीड स्टॉक मिले. हम एआई बेस्ड सेंसर यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम फीड स्टॉक की क्वालिटी को एनालाइज कर सकें, व्हीकल की ट्रैकिंग कर सकें. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइडल एनर्जी. देखो क्या होता है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो एनर्जी की, उसने एक रिपोर्ट सबमिट की है टाइडल पावर डेवलपमेंट इन इंडिया. मेनली ये देखो हमारे पास 3 टाइप की ओशन एनर्जी होती है, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड ओशन एनर्जी. वेव एनर्जी जो होती है वो अपनी ड्राइव करती है ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू अपर सरफेस ऑफ ओशन. ओशन के जो अपर सरफेस में विंड की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो रही है, वहाँ से वो वेव एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है. ओशन करंट एनर्जी डिराइव करती है जो ओशन का सर्कुलेशन हो रहा है. ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है ओशन के अपर लेयर में और ओशन के लोअर लेयर में. सैलिनिटी ग्रेडियंट से भी होती है. सैलिनिटी ग्रेडियंट मतलब कि जो सैलिनिटी डिफरेंस है आपके बिटवीन फ्रेश वाटर में और ओशन वाटर में, कहाँ पे? रिवर माउथ की, ठीक है. ये हो गया एक काइंड में नॉलेज के लिए. अब बताएं न्यूज़ क्या है. जो कमेटी है उसने स्टेट किया है कि जो एस्टिमेटेड पोटेंशियल है टाइडल वेव एनर्जी का इंडिया में, दैट इज 12455 मेगावाट एंड 41300 मेगावाट. टाइडल एनर्जी का है 12,455 मेगावाट एंड वेव एनर्जी का है 41,300 मेगावाट. पोटेंशियल एरियाज जो हैं जो लो और मीडियम टाइडल वेव स्ट्रेंथ के वो हैं. देखो पोटेंशियल एरियाज हमारे पास लिमिटेड, जैसे कि हमारे पास है गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ एंड साउदर्न रीजन ऑफ गुजरात. और पोटेंशियल एरिया वी हैव पाक बे, मन्नार चैनल जो है तमिलनाडु में. और पोटेंशियल एरिया वी हैव हुगली रिवर, साउथ हल्दिया एंड सुंदरबन वेस्ट बंगाल में. पोटेंशियल ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी हैज़ नॉट एस्टिमेटेड, अभी तक एस्टिमेट नहीं किए गए हैं. टाइडल एनर्जी पे आ जाते हैं. देखो टाइडल एनर्जी का क्या सीन है. टाइडल एनर्जी जो है ना, जो पावर प्रोड्यूस होती है नेचुरल राइज एंड फॉल से टाइड की, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन बिटवीन अर्थ सन एंड मून. हमें पता है देखो
क्या होता है कि अर्थ भी ग्रेविटी पुल लगा रहा होता है, मून भी ग्रेविटी पुल लगा रहा होता है एंड सन भी ग्रेविटी पुल लगा रहा होता है। इन तीनों के ग्रेविटी पुल की वजह से क्या होता है कि जो हमारी टाइड्स हैं वो हाई होती हैं एंड देन लो होती हैं। दीज ग्रेविटेशनल पुल इज द मेन रीजन फॉर द हाई टाइड्स एंड द लो टाइड्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हाई टाइड और लो टाइड्स के इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हम टाइडल एनर्जी क्रिएट करते हैं। दो फॉर्म में करते हैं, एक तो हम मेथड यूज करते हैं टाइडल बराज, एक करते हैं टाइडल स्टीम टर्बाइंस। ठीक है, हम पावर को जनरेट करते हैं फ्लड जनरेशन से या एब जनरेशन से। क्या होता है एब जनरेशन? हमने बोला, देखो क्या होता है जब हाई टाइड होती है, व्हाट वी डू इज हाई टाइड के टाइम पे ना हम गेट्स बंद कर देते हैं एंड कुछ आवर तक पानी को स्टोर करते हैं। देन जैसे ही टाइड नॉर्मल होने लगती है या लो टाइड होने लगता है, हाई टाइड से नॉर्मल टाइड पे लो टाइड पे आने लगता है, व्हाट वी डू इज हम गेट ओपन कर देते हैं एंड देन जब वो पानी कुछ घंटे फ्लो करता है टरबाइन से, तो वहां से हम एनर्जी, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है टाइडल एनर्जी का? एनर्जी सिक्योरिटी ऑब्वियसली। ठीक है, और मोर एफिशिएंट है विंड एनर्जी से बिकॉज वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है तो हम काफ़ी कुछ हार्नेस कर सकते हैं, हमारी फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम होगी, हम क्लाइमेट मिटिगेशन अडॉप्शन कर सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट को कम करके, हम अलाइन कर सकते हैं इंडिया के पंच अमृत प्लेज से जो हमने COP26 मिल गया था UNFCCC के। चैलेंज क्या है? वही टेक्नोलॉजिकल, जैसे कि लो टर्बाइन एफिशिएंसी, अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस, कोरोजन हो जाता है बिकॉज सॉल्ट वाटर जो हाईली कोरेसिव होता है, तो हमें एक्स्ट्रा केयर चाहिए डिज़ाइन में, कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, बायोफाउलिंग लाइक स्मॉल एनिमल और प्लांट लाइफ जो होते हैं वो उस डिवाइस के अंदर आ जाते हैं जो कॉस्टली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं जैसे कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसके बाद आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बहुत ही कम इंटरेस्ट है अभी इसमें फंड मोबिलाइज करने के लिए। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि वेजिटेशन चेंज हो सकता है जिसकी वजह से वो इकोलॉजिकल बैलेंस को हिला सकती हैं। इंस्टॉल्ड डिवाइसेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अफेक्ट्स, अकॉस्टिक इफेक्ट्स की वजह से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनका मूवमेंट इफेक्ट होता है। सेंसरी सिस्टम डिस्टर्ब होता है मरीन स्पीसीज का। वे फॉरवर्ड्स क्या है? अभी हम क्या कर सकते हैं कि हम वेरियस फॉर्म ऑफ ओशन एनर्जी को ना रीअसेस कर सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कितना वो उसमें पोटेंशियल है। हम टाइडल पावर प्लांट डेवलपमेंट कॉस्ट को साइट स्पेसिफिक रख सकते हैं, हम अभी पायलट प्रोजेक्ट चला सकते हैं। ठीक है, हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं, हमारे अभी जैसे कि हम ग्लोबल एक्सपीरियंस से इवेलुएट कर सकते हैं, जैसे कि फ्रांस और साउथ कोरिया से हम आइडिया ले सकते हैं बिकॉज वो 90% ऑफ इंस्टॉल्ड टाइडल पावर वर्ल्ड की वो लोग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हम फाइनेंसिंग ऑप्शंस को डी रिस्क कर सकते हैं, जैसे कि हम टैक्स फ्री बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं रिन्यूएबल फाइनेंशिंग इंस्टीट्यूशंस के, जैसे कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेटा अथॉरिटी के लिए हम कर सकते, डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए हम टैक्स फ्री बॉन्ड इनिशिएट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे फेवरेट पार्ट, न्यूज़ इन शॉर्ट। फटाफट से इसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान्स। देखो क्या होता है ये अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान्स? अभी जो हमारी कमेटी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसने अप्रूव करे हैं प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान्स। ये जो एक्चुअली प्रोजेक्ट है ये पार्ट ऑफ है रिवर सिटीज अलायंस अंडर नमामि गंगे। RCA जो है रिवर सिटीज अलायंस, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखो एक चीज़ बता देती हूँ मैं, कुछ जो हमारे अलायंसेज होते हैं या कुछ हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी जॉइंट इनिशिएटिव किन किन मिनिस्ट्री का है ना, ये भी हमें एक बार ढंग से दिमाग में सेट कर लेना चाहिए बिकॉज इसमें भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। सो दोबारा अगर मैं बात करता हूँ, जो रिवर सिटीज अलायंस है ये हमारा जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, जिसका विजन क्या है? कनेक्ट करना सिटी रिवर की जो सिटीज़ हैं एंड फोकस करना सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट पे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है वर्क करता है 2 फेज में। पहला फेज है जिसमें 25 सिटीज़ कवर है, 5 मेन स्टेम गंगा बेसिन की, जो कि है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। मेन स्टेम से मतलब जो प्रिंसिपल चैनल है उसका, जहाँ से छोटी छोटी रिवर्स निकलेंगी। ठीक है, ये फंड किया जा रहा है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, नीड क्या है अर्बन रिवर मैनेजमेंट की? देखो एक तो हमें चाहिए कि वो जो फ्लड प्लेन एरियाज है वहाँ का इफेक्टिव रेगुलेशन हो। दूसरा जो वाटर पोल्यूशन, ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि जो हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं वहाँ पे कितना ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है बाय डिफॉरेस्टेशन, बाय इरोजन, बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ठीक है,
सो हमें और फिर कोई स्पेसिफिक लैंड यूज कैटेगरी या लेजिस्लेशन अभी नहीं है। दूसरा वो एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो होती हैं अर्बन एरियाज में, मास बाथिंग होती है, आइडियल इमर्जन होता है, जैसे कि आपके गणेश उत्सव में कितना सारा आइडल्स हम इमर्ज करते हैं, क्रीमेशन होता है जो आपकी अस्थियां बहाई जाती हैं, ठीक है। तो उन सब की वजह से वी हैव अ नीड फॉर अर्बन रिवर मैनेजमेंट, ठीक है। इंटरवेंशन क्या किए हैं इस अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान में कि हम रिवर सेंसिटिव बिहेवियर लाएंगे सिटीजन्स के अंदर, हम इको फ्रेंडली रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, हम वाटर बॉडीज को रिजेवनेट करने की कोशिश करेंगे, इवन वेटलैंड्स को रिजुवनेट करने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम गुड क्वालिटी वाटर जो है वो रिटर्न हो सिटी से रिवर के अंदर, बिकॉज व्हाट वी सी इज कि जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है वो भी रिवर के अंदर जा रहा है, एंड जब वो सिटी से वो पानी वापस जब रिवर को ज्वाइन करता है वो इतना ज़्यादा पल्यूटेड एज वेल एज अनट्रीटेड होता है, दैट्स बिकम वेरी डेंजरस फॉर द रिवर ऑल्सो, ठीक है। एंड फिर हमारा क्या होगा कि हम इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है रिवर का उसे एनहेंस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एज अ सोसाइटी रजिस्टर हुआ था 2011 में अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इम्प्लीमेंटेशन आर्म है ये नेशनल गंगा काउंसिल की, जो कि 2016 में बनाई गई थी, जिसने रिप्लेस किया था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को। मेन पिलर्स क्या हैं? सीवेज का ट्रीटमेंट करना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना, एक्सेट्रा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2 टायर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, इसके गवर्निंग काउंसिल है और इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है। ये इंश्योर करता है कि अबेटमेंट हो पोल्यूशन का, रिजुवनेशन हो गंगा रिवर का, ठीक है, और इकोलॉजिकल फ्लोज जो हैं रिवर गंगा में उन्हें मिनिमाइज करा जाए। नेक्स्ट इज फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन। यार इतना एआई टेक हमारे यहाँ इंक्रीज हो रहा है ना। फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन क्या है? सेंट्रल वाटर कमीशन ने लॉन्च किया एक मोबाइल एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड फ्लड वॉच। ये एक रियल टाइम फ्लड सिचुएशंस जो है कंट्री में उसे प्रोवाइड कराएगी, फ्लड का फॉरकास्ट पब्लिक को बताएगी, ये स्टेट वाइज और बेसिन वाइज फ्लड फॉरकास्ट देगी। ये ऐप जो है ये यूटिलाइज करेगी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि सैटेलाइट डेटा एनालिसिस को यूज करेगी, मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज करेगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। देखा आ गया ना मिनामाटा कन्वेंशन। मैंने अभी जब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था कि वो फंडिंग 5 कन्वेंशंस को फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है। याद है कि नहीं है? 5 को कराता है यूएनसीबीडी, यूएनएफसीसीसी, यूएनसीसीडी, मिनामाटा कन्वेंशन एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। सो इसमें आता है मिनामाटा कन्वेंशन क्या है? मिनामाटा कन्वेंशन एक्चुअली मरकरी पे है। मिनामाटा कन्वेंशन पहला ग्लोबल कन्वेंशन है, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, जो प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को। किसके इफेक्ट से? मरकरी के इफेक्ट से, ठीक है। ये नेम हुआ था जापान की एक सिटी पे, जो एपी सेंटर बन गया था मिनामाटा डिसीज का। कब? इस मिनामाटा डिसीज एक्चुअली एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज है जो मरकरी की पॉइजनिंग से होती है 1950s के टाइम पे, ठीक है। ये आया था फोर्स में 2017 से। इसकी 144 पार्टीज है, 128 सिग्नेटरीज है। इंडिया ने भी इसे रेटिफाई किया है 2018 में, ठीक है, विद द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कंटिन्यू यूज ऑफ मरकरी बेस्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आता है मिनामाटा कन्वेंशन क्या रिक्वायर करता है? एक तो ये बोलता है कि आप रिड्यूस कीजिए या एलिमिनेट कीजिए यूज को और रिलीज को मरकरी के फ्रॉम आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग से। कंट्रोल कीजिए मरकरी के एयर एमिशन को जो कोल फायर पावर प्लांट से, कोल फायर्ड इंडस्ट्रियल बॉयलर से निकलता है। फेज आउट कीजिए, रिड्यूस करिए मरकरी के यूज को बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, जैसे कि बैटरीज, स्विचेस, लाइट, कॉस्मेटिक्स, पेस्टिसाइड्स, डेंटल अमलगम। एड्रेस कीजिए, सप्लाई कीजिए एंड ट्रेड कीजिए मरकरी का सेफरली, स्टोरेज सेफ हो, डिस्पोजल सेफली हो, ठीक है। मरकरी जो है एक्चुअली एक नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है जो एयर, वाटर, सॉइल में फाउंड होता है। इसके बहुत से टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम पे, थायराइड, किडनी, लंग्स, इम्यून सिस्टम, आई, गम, स्किन्स। इट इज कंसिडर्ड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे कंसिडर किया है वन ऑफ द टॉप 10 केमिकल्स जो मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न के लिए है, ठीक है। ये वन ऑफ द टॉप 10 केमिकल्स है फॉर मेजर हेल्थ, पब्लिक हेल्थ कंसर्न। देन वी हैव प्लास्टिक ओवरशूट डे। अभी आपको मैं बोल ही रही थी कि देखो डेज इंपॉर्टेंट है, एंड प्लास्टिक ओवरशूट डे हमने एक्चुअली अभी डिटेल में जुलाई वाले सेशन में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है प्लास्टिक ओवरशूट डे के बारे में। अब इसकी रिपोर्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 16.7 डेज इन 157 डेज ऑफ वर्ल्ड प्लास्टिक ओवरशूट डेज इन 2023। लाइक 157 दिन जो हैं वर्ल्ड प्लास्टिक ओवरशूट डेज के, उसमें 16.7 डे तो इंडिया का ही कंट्रीब्यूशन है। पहले हम एक्चुअली
वैसे तो आई नो कि आपने वो सेशन में हमने पढ़ा है, पर फिर भी मैं आपको याद करा देती हूँ क्या, कि जो अर्थ का फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे रिकॉर्ड किया गया है 28 जुलाई 2023। वहीं बात करें, इंडिया ने अपना पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे कब रिकॉर्ड किया है? 6 जैन 2023। 2023 इसलिए भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ईयर बन जाता है रिगार्डिंग दीज डेट्स। ठीक है, प्लास्टिक ओवरशूट डे मैंने अच्छे से वहां बताया, फिर भी एक बार फटाफट सुन लो। प्लास्टिक ओवरशूट डे मतलब जिस दिन प्लास्टिक वेस्ट जो है जनरेशन वो इतना बढ़ जाए कि वो एक्सीड कर दे हमारी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की कैपेबिलिटी को ही एक्सीड कर दे। ठीक है, ये बेस्ड है कंट्री के मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स पे। ठीक है, अब नई चीज जो क्या है जो हमें इसमें पढ़नी है, दैट इज वेस्ट स्पॉन्जेस। वेस्ट स्पॉन्जेस से मतलब कि आप कंजम्पशन तो कम कर रहे हो पर प्लास्टिक पॉल्यूशन अभी भी हाई लेवल पे ही चल रहा है। ठीक है, देन एनुअल पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन जो है वो है हमारा 5.3 किलोग्राम पर कैपिटा पर ईयर। रैंक जो है हमारी मैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स में दैट इज 4th, लाइक 98.55% ऑफ वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं वो मिसमैनेज्ड है, वो मैनेज ही नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये इतना टन ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स जो है लाइक 3,30,764 टन ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स जो है टायर्स से, आपके टेक्सटाइल फाइबर से, पेंट से रिलीज होता है वाटरवेज में। ठीक है, 1.33% ऑफ टोटल प्लास्टिक वेस्ट हम इंपोर्ट करते हैं, जबकि कंट्री एक्सपोर्ट करती है 0.8% ऑफ टोटल वेस्ट। इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं, जैसे इंडिया ने चलाया था 1000 cities टू बिकम 3-star गार्बेज फ्री बाय अक्टूबर 2024। देन वी हैव मिशन लाइफ, देन वी हैव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। रिकमेंडेशन बस यही है कि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स को प्रमोट किया जाए। ठीक है, प्लास्टिक जो सर्कुलर यूज में नहीं आती है उसे फेज आउट करना, दैट इज हमारी जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, जिसको आप एक बार यूज करते हो फिर थ्रो कर देते हो, वो उसका यूजेज हमें मिनिमाइज करना है या फिनिश करना है। बिकॉज क्या है ना, आप एक टाइम यूज करते हो फिर थ्रो कर देते हो, ऐसे अगर हम करेंगे तो इतना ज्यादा प्लास्टिक क्रिएट हो जाएगा एंड वो डिकम्पोज भी नहीं होगा। सो वी शुड यूज दोज प्लास्टिक जो एक सर्कुलर इकोनॉमी में यूज हो और रीयूज हो सके। ठीक है, एंड इंक्रीज करना इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में, जैसे कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर स्टेबिलिटी। फिर 2023 इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अर्थ ओवरशूट डे भी हमारा इस साल है। अगस्त 2 को ऑब्जर्व किया गया है एज अर्थ ओवरशूट डे फॉर ईयर 2023। अर्थ ओवरशूट डे का मतलब क्या है कि जब ह्यूमंस की डिमांड इकोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए इतनी बढ़ जाए कि वो सरपास कर दे या एक्सीड कर दे, जितना अर्थ रीजनरेट भी नहीं कर सकता। लाइक अर्थ की रीजनरेशन पावर से ज्यादा लोगों की डिमांड्स बढ़ जाएं इकोलॉजी से, दैट इज योर अर्थ ओवरशूट डे। ठीक है, ये मेजर किया गया है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो हर साल इसे रिकॉर्ड करती है। 1971 से चल रहा है। कैलकुलेट कैसे होता है भाई? कैलकुलेट ये ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, प्लैनेट की जो बायो कैपेसिटी है, हमारे प्लैनेट की जो बायो कैपेसिटी है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारी जो ह्यूमन की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है या ह्यूमन का जो डिमांड है हर साल। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग इज हम बायो कैपेसिटी मतलब जो अर्थ रीजनरेट कर सकता है उसे मल्टीप्लाई करेंगे जो ह्यूमन की डिमांड है हर साल एंड डिवाइड बाय 365। दिस इज द कैलकुलेशन प्रोसेस फॉर अर्थ ओवरशूट डे। ठीक है, फिर आ जाता है बैलम डिक्लेरेशन पे। बैलम डिक्लेरेशन क्या है? इट इज अ डिक्लेरेशन जो ब्राजील की बैलेंस सिटी में हुआ है। किसका डिक्लेरेशन है? अमेजॉन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर का। ठीक है, अमेजॉन कॉपरेशन ट्रीटी क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल सोशल इन्वायरमेंटल ब्लॉक है। ठीक है, इसमें हमारी बहुत सारी कंट्रीज हैं, मोस्टली हमारी साउथ अमेरिका की लाइक बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडर, गुआना, पेरू, सुरीनामा एंड वेनेजुला। ठीक है, ये बैलम डिक्लेरेशन प्रोवाइड कराता है पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल। ठीक है, एंड ये लॉन्च कराता है अमेजॉन का अलायंस जो डिफॉरेस्टेशन को कम्बाट कर सके। ठीक है, पर अभी जो इसके कंट्रीज हैं वो एग्री नहीं हुए हैं अमेजॉन फॉर रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेन चीज जो आपको याद रखनी है, बैलम डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू अमेजॉन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे साइन हुआ है? ये ब्राजील की बैलम सिटी में। फिर आता है डेप्ट फॉर नेचर स्वैप। डेप्ट फॉर नेचर स्वैप क्या टर्म है कि जो गैबन कंट्री है उसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है $500 मिलियन डेप्ट फॉर नेचर स्वैप। इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें जो क्रेडिटर है वो कुछ पोर्शन ऑफ मनी, किसकी? डेप्टर का जो फॉरेन डेप्ट है ना, उसका कुछ पोर्शन ऑफ मनी को माफ कर देता है या भुला देता है। किसके एक्सचेंज में? कि जो डेप्टर है वो कमिट करे कि वो इन्वेस्ट करेगा स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में। सो व्हाट वी आर सेइंग
कि जो डेप्ट है डेप्टर का, उसे क्रेडिटर माफ कर देगा कुछ पोर्शन, इसके एक्सचेंज में उस डेप्टर को कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन्वायरमेंटल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है कि इन्वायरमेंट जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज में मेन स्ट्रीम हो और हम क्लाइमेट चेंज की तरफ ध्यान दे सकें। एक्सपोर्ट पॉलिसी, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर रेड सैंडलवुड। रेड सैंडलवुड पता है ना आपको, चंदन जो बोलते हैं हम, जो स्पेसिफिकली चंदनम हो गया। ठीक है, अब क्या है कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने एक्सपोर्ट पॉलिसीज जो हैं वो अमेंड करी हैं रेड सैंडलवुड की। ठीक है, अमेंडमेंट जो है वो एक्चुअली करे गए हैं अंडर द पावर, वर इशूड अंडर द पावर कन्फर्ड बाय फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के तहत अमेंडमेंट हुए हैं एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत हुए हैं। रीसेंट अमेंडमेंट्स जो है वो अलाउ करते हैं एक कुछ एनुअल कोटा आर्टिफिशियली प्रोपोगेटेड रेड सेंडर के लिए एंड जीरो एक्सपोर्ट कोटा फॉर वाइल्ड स्पीसीज ऑफ रेड सेंडर। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो पहले हमारी थी उसके अकॉर्डिंग हम रेड सेंडर इंपोर्ट करना तो प्रोहिबिटेड है और एक्सपोर्ट करना रिस्ट्रिक्टेड था। देखो, प्रोहिबिटेड से मतलब लीगली यू कांट इम्पोर्ट इट, बट एक्सपोर्ट का मतलब यू कैन एक्सपोर्ट इट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, नॉट प्रॉपरली बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस यू कैन एक्सपोर्ट इट। ठीक है, देखो ये सब न्यूज़ थी इंपॉर्टेंट अबाउट रेड सेंडर पढ़ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रेड सेंडर के बारे में। ये फ्लोरल एंडेमिक है, कहाँ पे, ईस्टर्न घाट्स के कुछ ट्रैक्ट्स में। वेरी स्लोली ग्रोइंग ट्री स्पीसीज है, 25 से 40 साल के बीच में मिच्योर होती है। रेजिस्टेंट है ड्रॉट से। लोकली इसके नाम है येरा चंदनम एंड रक्त चंदनम। ठीक है, थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज है, हाई डिमांड है अक्रॉस एशिया, पर्टिकुलरली चाइना में इसकी। एंड देन कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, मेडिसिनल प्रोडक्ट है, हाई एंड फर्नीचर और वुड क्राफ्ट आप जिससे बना सकते हो। इसका कंजर्वेशन स्टेटस याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये IUCN के एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में आता है एंड साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है। याद कर लो, IUCN के एंडेंजर्ड वाले पार्ट में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में आता है एंड साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ओके, जहां जहां टाइगर रिजर्व की हम बात करते जा रहे हैं, ध्यान रखना, याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर के लिए इनकी लोकेशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, अभी जो NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसने फाइनल अप्रूवल दे दिया है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को। ठीक है, अच्छा, अब जब स्टेट गवर्नमेंट इसे नोटिफाई कर देगी तो ये बन जाएगा हमारा 54th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया एंड 5th ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अगर हम टाइगर रिजर्व की बात कर लें तो 4 और कौन से हैं उसमें, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एंड रामगढ़ विषधारी। टोटल 5 हो गए हमारे, याद कर लो फटाफट, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी एंड जो ये 5th आएगा दैट विल बी धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व कब नोटिफाई होते हैं? टाइगर रिजर्व स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, किसकी एडवाइस पे? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की एडवाइस पे, अंडर सेक्शन 38 5th ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, टाइगर रिजर्व में हम अगर कंसीडर करें क्रिटिकल क्या होता है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जैसे कि नेशनल पार्क और सेंचुरी स्टेटस जो होता है, दूसरा बफर एरिया जहां पे हमें हैबिटेट प्रोटेक्शन कम डिग्री में चाहिए होता है। ठीक है, की इनिशिएटिव प्रोजेक्ट टाइगर के बहुत सारे लॉन्च हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की। देन वी हैव टाइगर कंजर्वेशन प्लान, टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन फॉर टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट। देन वी हैव ट्रैफिक लाया गया था एंटी पोचिंग एफर्ट्स के लिए। एंटी पोचिंग से मतलब जो इलीगल हंटिंग होती है ना टाइगर्स की, उसको रोकने के लिए। ट्रैफिक की अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं व्हाट इट इज, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी से एम स्ट्राइप्स, प्रोजेक्ट ईबर्ड, ये हमने भी जब हमने जुलाई का सेशन पढ़ा था तो उसमें अच्छे से टाइगर कंजर्वेशन के बारे में टॉपिक पढ़ा था पूरा डिटेल में, तो वहाँ पे ये अच्छे से एक्सप्लेन है क्या क्या टेक्नोलॉजी है, जैसे कि एम स्ट्राइप्स। देन वी हैव प्रोजेक्ट ईबर्ड टेक्नोलॉजी फॉर टाइगर कंजर्वेशन जेनेटिक्स। ठीक है, रिलेटेड डेवलपमेंट में क्या है कि जो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी अभी इसी अप्रूवल प्रोसेस में है राजस्थान की टाइगर रिजर्व बनने के लिए। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है और उसी के इंचार्ज जो होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, ये सारे टाइगर का एस्टिमेशन करती है, एनुअल प्लान बनाती है, सारा उसका फॉलो अप करती है। देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक
IUCN's इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम, टाइगर इज इन द न्यूज वेरी वेल, लाइक जुलाई में हम टाइगर कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, अगस्त में हम टाइगर कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, यू शुड नो ऑल द टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, बेसिकली व्हाट आर इन द न्यूज यू शुड नो वेरी वेल, उनकी लोकेशन एंड एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज IUCN's इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम और टाइगर प्रोग्राम, ठीक है। जो हमारा IUCN इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन है उसने लॉन्च किया है फेज 5 ऑफ अ प्रोग्राम। फेज 5 जो है एक्सपेंड करेगा फोकस पैंथरीन स्पीसीज पे, पैंथरीन स्पीसीज में स्पेशली उसका किस पे फोकस होगा, लियोपार्ड्स पे एंड क्लाउडेड लियोपार्ड्स पे, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजिक फंडिंग मैकेनिज्म है, किसने सपोर्ट करता है इसे, जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है, ठीक है। इसका ग्लोबल एफर्ट है कि हम डबल करें टाइगर्स को वाइल्ड में बाय 2022। देन वी हैव स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड 2023 रिपोर्ट, ये रिलीज करी गई थी। जो भी रिपोर्ट्स हैं आपको ध्यान रखना है किस किस के द्वारा रिलीज करी जाती हैं, ठीक है। तो ये स्टेट्स ऑफ इंडिया बोर्ड रिपोर्ट है, ये रिलीज करी जाती है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका काम है पीरियोडिक असेसमेंट करना, जो हमारे रेंजेस हैं उनका कंजर्वेशन स्टेटस है, इंडिया की जो की बर्ड स्पीसीज है उनका, ठीक है। की हाईलाइट क्या है कि जो बर्ड स्पीसीज रिचनेस है ना वो रिड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ कॉमर्शियल मोनोकल्चर प्लांटेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट जो है वो डिक्लाइन हो रही है बाय 50%। यू नो एक इसकी दिए गया है डेटा, जो शोर बर्ड है जो आर्कटिक में ब्रीड करती थी पर्टिकुलरली वो बहुत इफेक्ट हुई है, मतलब उनका डिक्लाइन हो गया है 80%, ठीक है। देन वी हैव और भी हमारी बर्ड स्पीसीज हैं जैसे इंडियन पी फाउल, रॉक पीजन, एशियन कोयल, हाउस क्रॉ, उन्होंने एक इंक्रीजिंग ट्रेंड भी दिखाया है, ठीक है। अब आ जाता है मेन चीज जो हमें ध्यान रखनी है, कुछ कीबर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे और उनके हैबिटेट। एंडेंजर्ड में वी हैव इंडियन स्कीमर्स दैट आर इन एंडेंजर्ड, जो कहाँ पाई जाती हैं, अराउंड चंबल, गंगा, ठीक है, महानदी, यमुना, सन। देन वी हैव ब्लैक बेलीड टर्न, ये भी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है, ये हमारी इंडिया की कुछ की है, ठीक है, जैसे कि वो भी हमारी चंबल में मिलती है। देन महानदी, गंगा, सोन, गोदावरी, यमुना। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में कौन कौन सी है हमारी की, जैसे कि हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑब्वियसली, ठीक है, जो राजस्थान और सूरत वाले पार्ट में मिलती है आपकी, ठीक है। देन बंगाल फ्लोरिकन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पे मिलती है, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली हिमालय का तेराई रीजन या ग्रासलैंड एरिया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, थोड़ा बहुत यूपी, असम और AP में। देन वी हैव बेयर्स पोचार्ड, ये स्पेसिफिकली मिलती है हमारी वेटलैंड्स ऑफ असम में एंड मणिपुर में। जूलॉजिकल सर्वे एस्टैब्लिश हुआ था 1916 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर, ठीक है, जो फॉनल डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ये एक ऑटोनॉमस नेचुरल रिसोर्स सर्विस देता है MOEFCC को, मिनिस्ट्री इंचार्ज भी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव, ये क्या है रिपोर्ट जो है किस पे, इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव। ये रिपोर्ट करी गई है रिलीज ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा एंड कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा। मैं बार बार कह रही हूँ रिपोर्ट्स को जो रिलीज करते हैं उन्हें ध्यान रखना, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं। सो ये जो हमारी ICI है इसे रिलीज करती है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एंड कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ठीक है। इसके की हाईलाइट्स ये हैं कि जो इंडिजिनस पीपल हैं वो हमारे ओन करते हैं 40% ऑफ टेरेस्ट्रियल प्रोटेक्टेड एरियाज एंड 37% ऑफ इकोलॉजिकल लैंडस्केप। इंडिजिनस लैंड मैनेजमेंट जो है वो इक्वल या ग्रेटर इम्पैक्ट है उसका डिफोरेस्टेशन को कम करने में, ठीक है। एक्चुअली इस रिपोर्ट का जो फोकस है ना वो इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटी पे है कि वी शुड फोकस ऑन दैट। उनका जो योगदान है वो एक्चुअली ज्यादा इम्पैक्ट डालता है डिफोरेस्टेशन को रिड्यूस करने में, ठीक है। अब ICI को जान लेते हैं। ICI एक और पॉइंट हम देख लेते हैं कि 2 पॉइंट रह गए। लेस देन 1% क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन फंडिंग इज डायरेक्टेड टू IPLCs। बोलते हैं कि 1% से कम मिटिगेशन और एडेप्टेशन फंडिंग डायरेक्ट होती है, बहुत ही कम होती है। वी नीड मोर फॉर दैम। ओनली 7% ऑफ $1.7 बिलियन ऑफ फंडिंग प्लेज फॉर ILPC, ठीक है, गोज डायरेक्टली टू देम। मतलब इसका सिर्फ 7%, $1.7 बिलियन का सिर्फ 7% ILPC को जाता है, ठीक है। कहाँ डिसाइड हुआ था ये, 26 COP में UNFCCC। ICI की उस पर आ जाता है। देखो इन सब में मेन चीज इसका डेटे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस रिपोर्ट को रिलीज कौन कर रहा है या ये इसका एम क्या है, ठीक है। ये एंडोर्स करी जाती है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा 2022 से। सपोर्ट करती है, सपोर्ट किसे करती है ये इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट करती है इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी को,
उनका सिक्योर करने के लिए, उन्हें एनहेंस करने के लिए, ठीक है, उनको आगे बढ़ाने के लिए रिगार्डिंग लैंडस्केप, सीस्केप, टेरिटरीज विद हाई बायोडाइवर्सिटी। 4 कंपोनेंट्स हैं इसके। एक है लोकल एक्शंस टू डिलीवर ग्लोबल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, देन ग्लोबल इंडिजिनस पीपल लोकल कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग, देन उनकी लीडरशिप में लाना, IPLC लीडरशिप फॉर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एंड इंक्लूसिव कंजर्वेशन। अदर इनिशिएटिव क्या लिए हैं इंक्लूसिव कंजर्वेशन के लिए, जैसे कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक। इंडिया ने क्या लिया है, इंडिया ने फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी रिजर्व and recognition to sacred grove under Wildlife Protection Act 2002. Then we have recognition of Forest Right Act. जो ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, ये एक्चुअली वर्जिना USA की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करती है, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस करती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की क्या थ्रेशहोल्ड है। देन वी हैव थारोसोरस इंडिसस, ये एक लॉन्ग नेक्ड प्लांट खाने वाला डाइक्रोसॉरिड डायनासोर है जिसके वो फाउंड हुए हैं जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है। ये कुछ 167 मिलियन ईयर ओल्ड है और ये एक नई स्पीसीज है साइंटिस्ट के लिए। अभी तक जो हमारे पास सबसे पुरानी है वो है डाइक्रोसॉरिड चाइना में, जो कि अभी तक 166 to 164 मिलियन ईयर ओल्ड है, ठीक है। ये जो डाइक्रोसॉरिड डायनासोर्स हैं, इसके फॉसिल्स हमें मिले हैं पहले नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में एंड अफ्रीका, चाइना में। इसका जो नाम है थैरोसोरस इंडिसस, ये एक्चुअली थार डेजर्ट के नाम पे रखा गया है। देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज मिथाइलो ट्यूवी माइक्रोबियम ब्यूरेटेंस 5GB1C। मिथाइलो ट्यूवी माइक्रोबियम ब्यूरेटेंस 5GB1C इज अ मैथनोट्रॉफ। ये एक मीथेन ईटिंग ऑर्गेनिज्म है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इट इज अ मीथेन ईटिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये पोटेंशियली रिमूव कर देता है मीथेन को मेजर एमिशन साइट से, जैसे कि लैंडफिल्स, पेडीफिल्स, ऑयल, गैस वेल, ठीक है। अगर हम इस बैक्टीरिया को लार्ज स्केल पे यूज करें तो ये 250 मिलियन टन्स ऑफ मीथेन अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाने से रोक देगा बाय 2050। एंड इफ वी नो कि जो ये बैक्टीरिया है ये बायोमास प्रोड्यूस करता है आफ्टर कंज्यूमिंग मीथेन, जो कि एज एन फीड यूज कर सकते हैं हम एक्वाकल्चर के लिए। तो मीथेन जो एक्चुअली 85 टाइम्स मोर डेंजरस है कार्बन डाइऑक्साइड से, और अगर हम 20 साल के टाइम स्केल पे देखें तो ये नियरली 30% ऑफ टोटल ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टर्टल एंड टॉर्टोइज की बात कर लेते हैं। टर्टल एंड टॉर्टोइज, पीलीभीत टाइगर रिजर्व याद रखना, बार बार न्यूज में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी में है, ठीक है। एंड टर्टल सर्वाइवल अलायंस, इन दोनों ने मिलकर हैंड ज्वाइन की हैं टर्टल और टॉर्टोइज कंजर्वेशन के लिए। वो दोनों ही रेप्टाइल्स हैं। टर्टल्स की बात करें तो ये पानी में रहते हैं, ओमनीवोरस हैं, थिनर है, मोर वाटर डायनेमिक शेल्स होती है, फ्लिपर लाइक लैग्स होते हैं एंड वेब्ड फीट होती है। टॉर्टोइज की बात करें तो ये लैंड क्रिएचर्स हैं, ये मेनली हमें डेजर्ट से वेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलते हैं। वेजिटेरियंस हैं, राउंडेड हैं, डॉम शेल हैं, क्लब लाइक फोल्ड लेग्स हैं, एलिफेंटाइन हिंड लेग्स हैं। देन वी हैव लास्ट टॉपिक फुजीवाड़ा इफेक्ट। फुजीवाड़ा इफेक्ट मतलब जहाँ 2 हरिकेन्स या साइक्लोन, दोनों एक ही चीज होती हैं बट यूएस में हम हरिकेन्स बोल देते हैं। सो लाइक हुरिकेन्स एंड साइक्लोन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ जाके मर्ज हो जाए और एक कॉमन सेंटर के अराउंड इंटेंसिटी बढ़ाए, दैट इज योर फुजीवाड़ा इफेक्ट। सो दिस इंटेंस इंटरेक्शन बिटवीन 2 साइक्लोन इज कॉल्ड फुजीवाड़ा इफेक्ट, ठीक है। तो ये बोलता है कि रेयर इंस्टेंसेस में 2 साइक्लोन्स जो होते हैं वो इंटेंस होते हैं और मर्ज होते हैं एक दूसरे के साथ एंड लीडिंग टू अ फॉर्मेशन ऑफ क्या बनाते हैं, मेगा साइक्लोन, जो कि कोस्ट लाइन पे बहुत बड़ा हैवॉक ला सकता है, बहुत बड़ा डिजास्टर्स ला सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था जब वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में 2 टाइफून्स मिले थे, दैट वाज टाइफून्स मैरी एंड कैथी मर्ज हुए थे 1964 में, ठीक है। पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था साकुई फुजीवाड़ा के द्वारा 1921 में जापान में। आज के लिए यही खत्म होता है अगस्त सेशन। थैंक यू सो मच।